नमस्कार साथियों। आज भारत संवाद को हम पूर्ण रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि भारत संवाद में यदि संवाद ना हो तो कहीं ना कहीं ये चैनल अधूरा रह जाता है। और इसी संवाद का अगर आप देखें तो हमारे जो पहले अतिथि हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवराज जी। अपने नमस्कार। विद्यार्थियों में देवराज सर के नाम से जाने जाते हैं। फिलॉसफी में इनकी जबरदस्त पकड़ है। फिलॉसफी ऑप्शनल के यूपीएससी सिविल सर्विस के जगत में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर हैं। तो देवराज सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने हमें ये मौका दिया, आप हमारे इस पहले भारत संवाद के संवाद सीरीज में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर। एक्चुअली आई एम ऑनर्ड कि आपने मेरे को इनवाइट करा और फर्स्ट गेस्ट के लिए इनवाइट करा। तो दैट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो एंड आई एम वेरी वेरी मच ऑनर्ड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसी आपकी पकड़ है इंडियन फिलोसफी और कंप्लीट फिलोसफी ऑप्शनल में ही, और फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट सर अपने आप में बड़ा इंट्रीगिंग है ये सब्जेक्ट। उसमें भी अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो मतलब पता नहीं कहाँ से शुरुआत हुई है। तो सर, कहाँ से इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है इंडियन फिलोसफी, क्या कहेंगे सर इसके बारे में, हमें बताएं सर। देखिए सर, भारतीय दर्शन शास्त्र एक ऐसी चीज है जो जिसके अंदर ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर सारे ही शास्त्र का समागम हो गया है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम ब्रॉडली देखें, ब्रॉडली मैं बोलूंगा इसके अंदर तो दो थॉट्स इसके अंदर रहते हैं। एक ट्रेडिशनल थॉट जो बहुत पुराना थॉट है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स है, राइट। अराउंड 6 स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और दूसरा है हिट्रोडॉक्स सेक्ट। हिट्रोडॉक्स सेक्ट मतलब ट्रेडिशनल सेक्ट से थोड़ा सा हटकर जो डेविएट हो गया ट्रेडिशनल सेक्ट से, जिसके अंदर बुद्धा, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो बुद्धा, चारवाक, जैनिज्म, वो हिट्रोडॉक्स सेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो भारतीय दर्शन शास्त्र मतलब कि उसके अंदर सब कुछ आपने समा लिया एक तरह से। चारवाक मुनि भी हैं, तो हमारे आचार्य शंकर भी हैं वेदांता के। बिल्कुल। तो इसका अगर आप इवोल्यूशन की बात करेंगे कि वॉल कहाँ से हुआ, तो भारतीय दर्शन शास्त्र का इवोल्यूशन हुआ वेदास से। अब जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, हम पता है, और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। उस वेदास के अंदर अगर हम देखें तो संस्कृत श्लोक आर देयर। ठीक है, अगर आप वेदास को देखेंगे तो संस्कृत श्लोक आर देयर। और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बुक है, हम ऐसा कह सकते हैं, एक आम आदमी को समझ में आती नहीं है। तो स्टेजेस के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। जैसे वेदास को जिन्होंने समझा और जिन्होंने सोसाइटी तक पहुंचाया, ठीक है, उस स्टेज को, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को नहीं, उस स्टेज को हम ब्राह्मणास बोलते हैं। कि वेद का अगर हम देखें तो एक तरह से लूसिड मैनर के अंदर एक्सप्लेनेशन, जिससे कॉमन जनरल लैंग्वेज के अंदर उसका समझ आ जाए लोगों को, उसको हम ब्राह्मणास बोलते हैं। ठीक है, कास्ट से नहीं है, ये एक स्टेज की तरह हम देखेंगे। तो सेकंड स्टेज पहला वेद है। वेद एक कॉम्प्लिकेटेड बुक टाइप है, जिसको आसान भाषा में, जैसे आप भी आसान भाषा में कॉम्प्लिकेटेड बुक को पढ़ाते हैं, है ना, शायद ज्योग्राफी का मैंने आपका लेक्चर देखा था, वैसे ही वो स्टेज जो है आपकी, जो पढ़ाने की स्टेज है, वो है ब्राह्मणास। वहां से जो नॉलेज आती है ना, उसके बाद वो थर्ड स्टेज जो होता है, जैसे आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो स्टूडेंट्स फिर अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। थर्ड स्टेज जो है वो अरण्यकास है। अरण्यकास का मतलब क्या है? अरण्य है। अरण्यकास का मतलब अगर देखें, अरण्य, अरण्य मतलब फॉरेस्ट। तो पहले लाइब्रेरी तो हुआ नहीं करती थी सर, तो लोग बाग जो थे वो फॉरेस्ट में जाकर पढ़ते थे। तो फॉरेस्ट में जाकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो वेद, वेद को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा ब्राह्मणास स्टेज, फिर अरण्यकास, और फिर लास्ट जो है वो उपनिषद है। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उपनिषद का मतलब क्या है? टू सिट नियर द टीचर, है ना सर। तो टू सिट नियर द टीचर मतलब वो जो स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी करके आए हैं जंगल से, वो क्या करेंगे, फिर अपने टीचर के पास बैठेंगे और टीचर के पास बैठ के सब डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन से एक चीज निकलेगी, एक कॉन्सेप्ट निकलेंगे, खूब सारे कॉन्सेप्ट, और वही हमारे दर्शन शास्त्र के बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर उनको अपनाते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, वही हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र बन जाता है। सर, ग्लोबली भी अगर हम फिलोसफी की बात करें तो जिसमें ग्रीक फिलोसफर्स की भी बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने मिलता है कि एक टॉपिक उठाया, उस पर चर्चा चल रही है। तो शायद सर फिलोसफी ऐसे ही बनती है, हाँ ऐसे सर, ही ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। चर्चा जैसे एक बहुत फिलोसफर आवश्यक है। कोई हुआ, उस फिलोसफर के ऊपर किसी ने कमेंट करा, उस कमेंट पे किसी ने आगे उसको बढ़ाया या फिर उसको क्रिटिसाइज करा, और ये वाद विवाद, और ये जो अपन कहेंगे कि इसके अंदर डिस्कशन फॉर्म के अंदर जो होता है, वही पूरा का पूरा एक शास्त्र बन जाता है फिर आगे चलकर। तो यही संवाद बनने वाला है, कोई फिलोसफी कह सकते हैं सर ऐसा हमसे। जी जी। तो सर, एक आपने बताया कि दो सेक्ट्स के रूप में हम इंडियन फिलोसफी को देखते हैं। एक हेट्रोडॉक्स सेक्ट है और दूसरा थोड़ा जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट रखता है। सर, दोनों में क्या मेन अंतर है जो कोर है इस पूरे डाइकोटोमी कह सकते हैं या दो डिवाइड का? क्या है सर, ये क्या वो कोर है सर?
देखिए सर, ट्रेडिशनल थॉट ने जो उपनिषद के बाद डिस्कशन के बाद जो उनको एक कंक्लूजन मिला, वो ये मिला कि देयर इज एंटिटी नोन एज सोल। एक एंटिटी है जिसका नाम अपन बोल रहे हैं सोल, उसको स्पिरिट भी बोल दीजिए या फिर उसको आत्मा बोल दीजिए। और ट्रेडिशनल थॉट ये कहता है कि सोल जो है ना, वो है परमानेंट, इटर्नल, वन, एब्सोल्यूट, फ्री, इंडिपेंडेंट। मतलब एक ऐसी रियलिटी जो कि एक परमानेंट रियलिटी है। बॉडी मर जाएगी पर आपकी सोल नहीं मरेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे जो स्टार्टिंग वाले जो अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल थॉट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। एक ऐसी एंटिटी है जो कि फ्री है, जो कि इंडिपेंडेंट है, वो किसी की डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद एब्सोल्यूट है। ये जो थॉट को मान रहे हैं लोग, ये जो वेद से डराया हुआ ये वाला थॉट, इसको हम ट्रेडिशनल थॉट बोल रहे हैं। और ओके। इस थॉट से जो डेविएट हो रहे हैं उसको हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट बोल रहे हैं। जैसे चारवाक कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा इज जस्ट लाइक अ बॉडी। जैसे बॉडी मरी तो आत्मा मर गई, काम खत्म। जैन बोलते हैं कि सोल इज नॉट वन, सोल इज मैनी, अनेकांतवाद का सिद्धांत है उनका। बुद्ध बोलते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज क्षणिक, एवरीथिंग इज मोमेंट्री। और इसलिए सोल भी जो है ना वो क्षणिक और मोमेंट्री है, तो सोल इज नॉन परमानेंट। तो इसके अंदर जो सोल की बेसिक डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल थॉट ने बनाई, उससे जो डेविएट हुए, उससे जो थॉट निकले, उसको हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट कह रहे हैं। सर जिसके अंदर हमारे आत्मा, दो थॉट है मेजरली, जैसे आपने चारवाक है, बताया सर, हाँ सर बुद्ध है बताएं और बताएं। जैन है। जी जी। तो सर इसमें भी विद इन दी हेटेरोडॉक्स सेक्ट एज वेल, आत्मा में अगेन काफी अलग अलग इनका वर्जन है। तो सर बुद्धिज्म जैनिज्म में एक मेन अंतर है, आत्मा में काफी ज्यादा जो चर्चित होता है, चर्चा जिस पर होती है, लेकिन सर समझ नहीं आता, इसको सिंप्लीफाई करें सर। देखिए सर, जैन फिलोसफी के अंदर आत्मा को जो डिस्क्राइब करा गया है, ठीक है, उसको दो फॉर्म के अंदर आत्मा को डिस्क्राइब करा है। एक तो लिबरेटेड फॉर्म के अंदर जो मुक्त है, राइट। और उसके अंदर बोला गया है जो मुक्त है, जिसके अंदर राइट फेथ है, राइट बिलीफ है, राइट पोटेंशियल है, राइट नॉलेज है। उसके अंदर 100% इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पोटेंशियल, वो जो सोल है वो मुक्त सोल है। और जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं तो उस मुक्त सोल के ऊपर बंधन आते रहते हैं। और उस कर्म के बंधन के कारण जो सोल बनती है, दैट इज फेटर्ड सोल, और बद्ध फॉर्म के अंदर सोल हो जाती है। ये जो सिद्धांत है, ये जैन फिलोसफी का सिद्धांत है। जैन फिलोसफी ने सोल को एक तरह से एक सब्सटेंस माना है, ठीक है। हम्म। वहीं दूसरी ओर अगर हम जाएंगे बुद्ध फिलोसफी के अंदर, तो बुद्ध फिलोसफी ने कहा है कि सोल परमानेंट नहीं है, सोल इज नॉट परमानेंट, है ना। वहीं जैन फिलोसफी बोल रहा है सोल इज मैनी, सोल मैनी है, हर एक के अंदर अलग है। आपके अंदर अलग सोल है, मेरे अंदर अलग सोल है, चींटी के अंदर अलग सोल है, हाथी के अंदर अलग सोल है। सोल वन नहीं है। वो वाला कॉन्सेप्ट डेविएट कर रहा है जैनिज्म फिलोसफी को ट्रेडिशनल थॉट से, और इसके कारण उसको हेटेरोडॉक्स सेक्ट कहा जा रहा है। वहीं ओके। बुद्ध का जो थॉट है वो कहता है कि सोल इज नॉट परमानेंट, सोल परमानेंट नहीं है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज बदल रही है, तो भाई सोल भी आपकी बदल रही है। तो ट्रेडिशनल थॉट कहता है कि सोल इज परमानेंट, तो बुद्धा कहते हैं कि सोल इज नॉट परमानेंट। बुद्धिज्म कहता है कि सोल इज नॉट परमानेंट, क्योंकि इस संसार के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज जो है ना वो क्षणिक है। इस तरह का। इसके आगे फिर लेटर बुद्धिस्ट जो होते हैं वो सोल को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पर वो बुद्धा का थॉट नहीं है। वो लेटर बुद्धिस्ट जैसे नागार्जुन है, वो सोल को स्कंदास की फॉर्म के अंदर बताते हैं कि 5 स्कंदास है। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है सर, रूप, वेदना, संज्ञा, वो उस तरह से थोड़ा। तो सर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और गौतम बुद्ध जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो सर नॉन परमानेंस का कंसेप्ट है, ये क्या है सर, नॉन परमानेंस क्या है, और आज के टाइम में ये कैसे जुड़ा हुआ है जो इस फिलॉसफी को इतनी अपीलिंग बनाता है? सर इसको जरा सिंप्लीफाई करें सर। सर अगर बुद्ध की फिलोसफी के अंदर से सबसे अच्छा तो थॉट निकल कर आया है मेरे हिसाब से, और मतलब सभी को जो बहुत अपील करता है, वो है क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट। क्षणिकवाद मतलब नॉन परमानेंस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस इसको बोलते हैं। तो क्षणिकवाद मतलब क्या है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार की जो भी रियलिटीज है ना वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। एंड सर अगर हम देखें तो ये बहुत ही साइंटिफिक थॉट भी है और बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट भी है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपन ने अगर एटम का स्ट्रक्चर आप अपन देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा मूव कर रहा होता है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम भी मूव कर रहा होता है। जैसे कि हम कहें कि एक, जैसे ये मोबाइल है अपना, ठीक है, करता इस है। मोबाइल के अंदर हर जो एटम है वो मूव कर रहा है, वो इतनी तेज से मूव कर रहा है कि एक हटता है, एक हटाने की दूसरा आ जाता है। तो हमें लगता है कि सॉलिड ही है, एक हटके दूसरा जल्दी से आ जाएगा, तो आप उसको सॉलिड ही मानेंगे। आपके छूने वो क्षणिक है, मतलब हर चीज उसके अंदर चेंज हो रही है। अगर आप किसी भी वस्तु को उठाकर देंगे, हर चीज उसके अंदर चेंज हो रही है।
इसी तरह से अगर हम इंसान की बात करें या फिर हम कोई भी लिविंग बीइंग की बात करें तो वो भी चेंज हो रहा है। जैसे हम ये डिस्कशन जो कर रहे हैं इसके अंदर हर पॉइंट पे हम भी कहीं ना कहीं चेंज हो ही रहे हैं। क्लास के बाद बच्चे ये देखेंगे तो बच्चों के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इसलिए नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आप में भी चेंज हो रहा है, मेरी में भी चेंज हो रहा है। पर संसार के अंदर जो भी वस्तु है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, हर रियलिटी के अंदर चेंज हो रहा है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत क्यों प्यारा है, पहले हम बात करें कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकल क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध का जो थॉट है मेनली वो फोकस कर रहा है किसी तरह से संसार के अंदर दुख है उसका निवारण हो, दुख को हटाया जाए। तो अगर कोई दुख आता है आपके संसार के अंदर, आपके जीवन में, ठीक है, और आप उसको मानकर बैठ जाते हैं अरे ये दुख तो बस हमको बस घेर के बैठ गया है, ये दुख तो पूरा सदा रहने वाला होगा, तो वो बड़ा ही पेसिमिस्टिक थॉट हो जाएगा। वही ये दुख बुद्ध का अगर चाहे कभी कॉन्सेप्ट नहीं आपको होता। याद है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये दुख जो है वो भी एक रियलिटी है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी आने वाले समय में चली जाएगी। एक पॉइंट तो ये है प्रैक्टिकलिटी का। दूसरा पॉइंट कि हमें बड़ा अभिमान हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े टीचर हैं सर, तो आपको मान लीजिए अभिमान हो जाता है कि यार मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। वहीं बुद्ध कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में कुछ परमानेंट नहीं है, आप भी परमानेंट नहीं है। तो एक दिन ऐसा होगा कि आप भी क्या करेंगे, आपकी जगह कोई दूसरा टीचर आएगा। सर इस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इफ यू अलाउ मी तो आई कैन। डेफिनेटली सर, प्लीज प्लीज सर यस प्लीज। सर, सॉन्ग है एक एवरग्रीन सॉन्ग, अभी मेरे को डिस्कशन करते करते याद आ गया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। आपने सुना है सर ये सॉन्ग? अरे किसने नहीं सुना है सर, सभी ने सुना होगा ये। तो सर इस सॉन्ग के अंदर एक तरह से क्षणिकवाद छुपा हुआ है, मैं ऐसा बोलूंगा आपको। बताएं कि सर। शायर जो है वो बोल रहा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। कि मतलब नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, पल का ही हूं मैं, और पल दो पल मेरी हस्ती है और पल दो पल मेरी जवानी है। और आगे एक इसका एक और छंद है कि और फिर और आएंगे मुंह की खिलती कलियां चुनने वाले, मतलब मेरे से कोई और भी सिंगर्स आएंगे मेरी जगह, आज मैं गा रहा हूँ कल कोई दूसरा आएगा, मुझसे बेहतर गाने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। मतलब मैं भी बदल रहा हूँ तो तुम भी बदल रहे हो, तुमसे अच्छे भी आएंगे। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, हम भी बदल रहे हैं। आज मान लीजिए आप बहुत बड़े टीचर हो गए तो इसका अभिमान नहीं करना है। बुद्ध ये सिखाते हैं, बुद्ध का नॉन परमानेंस ये दिखाता है कि आपकी हस्ती जो है वो परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कभी कभी किसी को ऐसा अभिमान हो जाता है कि यार हम ही सुपीरियर इस वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पे बुद्धा का थॉट जो है क्षणिकवाद का वो आता है, और वो कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आप खुद भी परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। तो ये अगर अपने पास थॉट होगा ना, तो इससे बहुत आराम मिलेगा आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी। एक और बॉस पॉइंट करके मैं इस प्रैक्टिकलिटी को के बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको लेकर आता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी चीज के साथ आपको अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया है संसार के अंदर, दुख का एक मेन कारण यह है कि हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है संसार की, ठीक है, या कोई भी बीइंग है, किसी भी बीइंग से आप अटैच हो गए, तो उससे अटैचमेंट जितना होगा ना, वो जब आपको छोड़कर जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपके जीवन में आया और जीवन में आकर कोई आपको छोड़कर चला गया, तो आपको बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि आप अटैच हो गए थे उससे। वहीं अगर आपको बुद्ध का ये थॉट याद रहता कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, जब आप उनसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जब आपको ये याद है कि यार ये भी बदलेगा, ये भी जाएगा और हम भी जाएंगे किसी दिन, तो अगर इस थॉट से आप किसी भी वस्तु को देखें, किसी भी बीइंग को देखें, किसी भी रिलेशनशिप में आए, कई लोग ऐसे होते हैं सर, मोबाइल टूट गया आंसू बहा रहे हैं, बिल्कुल। मोबाइल से इतना अटैचमेंट हो गया है, सर मोबाइल 5 खरीदते EMI जाता है आजकल मोबाइल लेने में परमानेंट इन तो। दिस वर्ल्ड, क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट, ये भी टूटेगा एक दिन। तो ऐसा ये एक तरह से संभल देता है सर। मैंने प्रैक्टिकली इस थॉट को मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अपनाया है, और एक तरह से संभल देता है आपको ये थॉट, क्षणिकवाद का थॉट। बिल्कुल ये सर। सब मेरी वाइफ भी कहती है शादी के बाद मैं बदल गया हूँ, तो मिसेस को भी बताऊंगा, सबको ही बदलते हैं, सिर्फ सर आप नहीं। उसके लिए फिर कहने के ये बाद। वाइफ वाला जो है वो अलग शास्त्र है सर उसका, उसके अंदर फिर बुद्धा भी थोड़े से डरेंगे बोलते हुए कुछ। सही बात है सर, सही बात है। तो सर, among ऑल दी इंडियन फिलोसफीज जो पूरा बंच रहा है, बहुत सारी फिलोसफीज हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें से एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट रहा जो कि ग्लोबली स्प्रेड किया, वो बुद्धिज्म था। तो बुद्धिज्म में ऐसी क्या खासियत रही जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स फैले, लेकिन जिस प्रकार का बुद्धिज्म का अपील रहा दुनिया को, वो बाकी किसी में नहीं देखने मिला सर। सर बिल्कुल कहते हैं सर। एक्सपोर्ट वेरिएंट था इंडियन फिलोसफीज का, जो सनातन शास्त्रों से जो जो निकला है उन सबका एक्सपोर्ट वेरिएंट जी बुद्धिज्म जी रहा है। तो क्या बिल्कुल। था सर इसमें सर?
सर मेरे हिसाब से पहला जो मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दूंगा इस पॉइंट पे, पहला पॉइंट पे, वो ये है कि इसका थॉट ही इतना प्यारा है सर। इसका थॉट ये है कि हर एक की लाइफ के अंदर दुख आएगा। बुद्ध अपनी जो बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी कहानी है, पर वो सबको पता है इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा, बच्चे बोर हो जाएंगे। बुद्ध का पहला ये है कि लाइफ के अंदर दे पहला जो आर्य सत्य बुद्धा का नोबल ट्रुथ वो ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। इस संसार के अंदर दुख ही दुख है। आपको लगेगा यार कितना पैसिमिस्टिक थॉट है, पर ये थॉट रियलिटी के अंदर अगर प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल सही है। आज हम मान लो सुखी हैं तो भी हम दुखी हैं, क्यों? कहीं हमारा सुख नहीं छिन जाए। और दुखी हैं जब तो दुखी हैं, और सुखी हैं तो इसलिए दुखी हैं कि हमारा कहीं ये सुख नहीं छिन जाए। तो बुद्धा बोलते हैं कि भाई देखो लाइफ के अंदर क्या है, दुखी दुख है, और उस दुख का निवारण कर रहा है तो मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है। वैसे मेरे पास ना आकर भी काम चलेगा, क्योंकि बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है कि आपा दीपक भव है, कि अपना दीपक खुद बने। किसी की फिलॉसफी फॉलो ना करें, अपने दीपक खुद बने। हम गाइड कर सकते हैं, जैसे हम टीचर हैं तो हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली प्रैक्टिस जो है उनको करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली पढ़ाई जो होगी उनको करना पड़ेगा, एफर्ट उनको लगाना पड़ेगा। तो एक तो इसका ये है कि संसार के अंदर दुख है, और दुख का निवारण कहीं ना कहीं बुद्ध की फिलोसफी के अंदर है। जैसे अभी भी अपन ने एक दो पॉइंट ऐसे डिस्कस कर लिए जिससे कि आदमी दुखी होने से बच सकता है। जैसे क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस करा। तो ये थॉट बड़ा अपीलिंग है ना भाई, सबके अंदर दुख है, दर्द है इस संसार के अंदर, तो हर कोई चाहेगा दुख दर्द से दूर रहे, तो बुद्ध की तरफ सभी जाकर मुड़ेंगे। एक तो ये पॉइंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए सर अगर मान लीजिए लेक्चर के अंदर कंटेंट ना हो तो ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगा वो। बिल्कुल 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 सर, इसी प्रोडक्ट और मार्केटिंग दोनों जरूरी है, तो प्रोडक्ट में भी दम होना जरूरी है। और मार्केटिंग तो की भी बात करें सिंपल तो शब्दों मार्केटिंग में का मैं आपने ऐसे कहा कहूंगा प्रोडक्ट, कि जी जी अभी सर। आपने जो कहा सर कि प्रोडक्ट में दम है इसलिए ग्लोबली अपील हुआ, मार्केटिंग एस्पेक्ट पे आए सर अब। हाँ हाँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट पे आते हैं सर। कि फिफ्थ सेंचुरी तक आते आते हम देखेंगे तो वैश्य समाज जो है भारत के अंदर और आसपास का सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वाले, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो गया है ना। अब वैश्य समाज मतलब कि ट्रेडर्स कम्युनिटी। अब ट्रेडर्स और मर्चेंट कम्युनिटी को उस समय आप सोच कर देखिए सबसे ज्यादा अपीलिंग क्या रहता होगा। उस समय सबसे ज्यादा अपीलिंग रहते होंगे एनिमल्स। क्योंकि आज तो गाड़ी घोड़े हैं सर, ठीक है, आज तो एक तरह से दूसरी जगह एयर कार्गो और ये सब चीजें हैं, सेकंडों में चीजें पहुंच जाती हैं। पहले क्या था, एनिमल्स के ऊपर लाद कर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। तो मर्चेंट का सबसे अच्छा साथी था एनिमल। बट ट्रेडिशनल थॉट जो था, जिसका मैंने आपको बताया कि सोल जो जिसने वन परमानेंट इटर्नल माना था, वो जो थॉट है वो एक पॉइंट पर जाकर स्पिरिचुअलिज्म की जगह रिचुअलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं जिससे कि अपन आगे वाला पॉइंट समझ सके। एक पॉइंट पर क्या होता है कि सर सब स्पिरिट को ढूंढ रहे हैं, उस आत्मा को ढूंढ रहे हैं जो कि वन है, परमानेंट है, इटर्नल है। पर वहां पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई आत्मा को ढूंढने का एक इजी तरीका भी हमारे पास, लो रिचुअल्स कर लो, कर्म कांड कर लो, यज्ञ कर लो, ये कर लो, बिल्कुल एक मेन्यू कार्ड से बनाकर दे देते थे। और लोग स्पिरिचुअलिज्म को तो भूल गए, जो कि मेन थॉट था, अपना कोर थॉट था इंडियन फिलोसफी का, ट्रेडिशनल थॉट का, और सब रिचुअलिज्म की तरफ चले गए, कर्म कांड्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस एटसेट्रा। और जब एनिमल सेक्रीफाइसेस वहां पर होने लगी तो बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी घबरा जाएगी। उसको लगेगा कि यार ऐसा तो हमारा पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा अगर एनिमल्स ना बचेंगे। तो एक नॉन वायलेंस का थॉट आना चाहिए। और नॉन वायलेंस का थॉट आया बुद्धा का, सबसे पहले आप देखिए बुद्धा का थॉट आया, फिर जैन का थॉट, जैन के महावीर का थॉट। जैनिज्म थॉट बहुत पुराना है सर, है ना। जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, राइट। तो उससे पहले 23 आ चुके हैं, है ना। तो वो जो थॉट आया उस वक्त, जो फ्लरिश थॉट हुआ जैनिज्म का और बुद्धिज्म का, वो नॉन वायलेंस का थॉट हुआ कि एनिमल सेक्रीफाइस ना करें, नॉन वायलेंस। और उससे क्या होगा, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अपील करेगा वो। अब बिजनेस जो है, बिजनेसमैन है, तो अगर मान लीजिए आप अभी बिजनेसमैन है तो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो जब बिजनेसमैन एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है तो अपने आइडियाज को भी लेकर जा रहा है, और आइडियाज को लेकर जा रहा है, अपने रिलीजन को भी लेकर जा रहा है, और वो उसको इस तरह से फैला रहा है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो फ्लरिश होने लग जाता है। और बिजनेसमैन जिस चीज को पकड़ लेते हैं तो पॉलिटिक्स तो अराउंड उसके घूमने लग जाती है, जिसको हम आज की भाषा के अंदर क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो हुआ ये कि सर जब बिजनेस कम्युनिटीज के अंदर इतना फ्लरिश करने लगा तो इसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी मिला। और पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता गया तो हम देखेंगे द ग्रेट अशोका, भारत के अंदर तो उन्होंने ही पूरा ये बुद्ध फिलोसफी को फैलाया। ठीक है, कलिंग वार के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुए, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, बुद्ध को पूरा फैलाया। उनका एक थॉट इतना अपीलिंग है, थॉट भी अपीलिंग है, प्लस एक इकोनॉमिक डायमेंशन में हम देखें, जैसे आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो उस डायमेंशन में भी हम देखें
तो इस तरह से मर्चेंट कम्युनिटीज जो हैं, गिल्ड्स जो हैं, मर्चेंट कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से फैलाया है सर। ओके। वैसे सर, कर्म कांड की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखें तो बाद में भी ये मास को अपील करता है, मास को इन्वॉल्व करने के लिए, कुछ हद तक इसको जोड़ने के लिए भी ये सारी चीजें हाँ सामने आई। और बाद में भी हमने देखा मिडिवल टाइम्स में भी, जब आप देखें तो भक्ति हो गया, या फिर इस्लाम की बात करें तो सूफीज्म हो गया। तो कर्म कांड ना सही, लेकिन मास अपील तो शायद उस टाइम का मास अपील रहा होगा, इसलिए वो भी, क्योंकि हर आदमी के समझ का नहीं। जब आज हम इतना ज्यादा जानकारी से घिरे रहते हैं, तब भी ये सारी फिलॉसफीज हमें समझ नहीं आती। क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या अनेकांतवाद, ये सारी चीजें समझ नहीं आती, तो उस वक्त भी बड़ा कठिन रहा होगा। तो शायद आम आदमी जुड़ सके उसके लिए ये भी हम्म। एक सेक्ट, एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए शायद इम्पोर्टेंट रहा होगा, अगर हम उस तरीके से इसको भी सर हर चीज की इंपॉर्टेंस है, रिचुअल्स का रिचुअल की जगह इंपॉर्टेंट है, ज्ञान का ज्ञान की जगह इंपॉर्टेंट है, कर्म का कर्म की तरफ इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल पर कभी भी कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है, बैलेंस नहीं बनता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका एक वैक्यूम क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई रिलीजन आएगा। क्यों सर जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थॉट था नॉन वायलेंस का एक साथ ही आया? क्योंकि उस बिल्कुल। वक्त कुछ ऐसा होगा कि उसका रिक्वायरमेंट होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी। तो सर, गौतम बुद्धा की हम बात कर रहे हैं, और हमने क्षणिकवाद भी देख लिया, काफी चीजें देखी सर। गौतम बुद्ध अगर आप देखें तो मध्यम मार्ग में यकीन करते हैं, मतलब जैसा आपने कहा बैलेंस, तो मध्यम मार्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में और बुद्धिज्म में। तो सर, आज हमारे जो दर्शक हैं, जो इसको ये पॉडकास्ट भी देखने वाले हैं, अगर आप देखें तो युवा पीढ़ी के हैं, और इसमें कुछ विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी नहीं हैं, हमारा बहुत ही ब्रॉड सेगमेंट जा रहा है जिसमें भारत है सर जनरल। आपके साथ पूरा, भारत संवाद कर रहा है आपके साथ। बस सर, यही उम्मीद है, यही होप के साथ इस चैनल को बनाया जा रहा है। तो सभी को ही हैं, विद्यार्थी भी हैं, विद्यार्थी के सिवा बाकी लोग भी हैं जो रुचि रखते हैं भारत में और दुनिया में। तो सर इसमें, क्योंकि लेकिन जो डेमोग्राफी है वो यूथफुल है, क्योंकि भारत ही यूथफुल है पूरा। तो सर यूथ के साथ आता है कि ऑफ लेट आज का जो टाइम है बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म से घिर गया है। रादर आप देखें तो रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे थे, तो वो भी नॉन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में भी इंडल्ज किया जा रहा है बहुत ज्यादा। मतलब आप कह सकते हैं कि परिकाष्ठा हो गई है इसकी, अलग अलग एप्स आ गए हैं। और इसमें सर जो लस्ट वाला फैक्टर है, उस पे गौतम बुद्ध ने काफी अच्छी बातें की हैं सर, इस पर एक बार प्रकाश डालें। तो लस्ट कैसे कंट्रोल करें, क्या है ये? सर बहुत सुंदर तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा है। सर लस्ट क्या है पहले अपन ये समझते हैं। लस्ट को अगर हम देखें आज की भाषा के अंदर बात करेंगे तो वो सेक्सुअल प्लेजर के अंदर काउंट हो जाता है। बट लस्ट का ऐसा मीनिंग नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं है, इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। लस्ट क्या है? आपको मान लीजिए मोबाइल की लत लगी हुई है तो दैट इज ऑल्सो ए लस्ट। ठीक है। आपको अगर मान लीजिए ये है कि आप किसी भी चीज को के अंदर इन्वॉल्व ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम तृष्णा। तृष्णा एक बहुत प्यारा वर्ड है सर, तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है कि आपको उस कोई भी मटेरियल जो वस्तु है उसका एक तरह से उसके साथ आपका इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया कि वो आपको आपके शरीर के अंदर मॉडिफिकेशंस क्रिएट कर रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर, इफ यू अलाउ मी। तो क्या होता है कि कोई भी वस्तु से अगर हम कोई भी वस्तु को देखें, कोई भी वस्तु से अगर हम सेंस कांटेक्ट में आए, ठीक है, जैसे मेरी आंखों ने किसी वस्तु को देखा तो या तो वो मेरे को बहुत ही सुख देगी या वो वस्तु मेरे को बहुत दुख देगी। दो ही चीज हो सकती है। जब सुख दे रही है ना तो भी मेरे शरीर के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन मतलब विकार उत्पन्न हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। राग उत्पन्न हो रहा है। राग एक विकार है, अच्छी चीज मतलब विकार को ऐसे समझिए जो अच्छी चीज नहीं है। शरीर के अंदर मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, राग आ रहा है। और अगर वो मेरे को दुख दे रही है तो मेरे अंदर द्वेष की फीलिंग आ रही है, द्वेष। वो भी मॉडिफिकेशन है, शरीर के अंदर विकार है। दोनों ही सर खराब है, इक्वली आज खराब है। के टाइम में जिनको हम वाइब्स कहते हैं, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, कुछ वैसा कंसेप्ट है सर ये? कह सकते हैं जैसा। सर वैसा कॉन्सेप्ट कि वाइब्स तो सर थोड़ा सा अगर हम देखें तो फिलोसफिकल डायमेंशन में चला जाता है वाइब्स। ये फिजिकल प्लेजर की डायमेंशन में जा रहा है। जैसे फिजिकल प्लेजर मतलब वस्तु को देखने, मेटेरियलिस्टिक वस्तु को देखने से हमको जो प्लेजर उत्पन्न हो रही। कार देखी, आपको लग गया यार ये कार तो खरीदनी चाहिए, फंस गए आप, क्लिंग हो गए आप। अब मतलब या तो इस जन्म में होगा, नहीं तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इस कार को पाने के लिए। तो वो जो चीज है कि राग और द्वेष हमारे शरीर के अंदर आकर कुछ विकार उत्पन्न कर रहे हैं, शरीर को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो
बुद्ध का फिलॉसफी जो है ना, वो इससे ही हमको दूर करना है ना। जो वेदना हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, फिजिकल प्लेजर्स जो तो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, उनको एक तरह से उनको रोकना है। अगर हम उनको रोक पाए, अगर मान लीजिए कोई मेरे को वस्तु दिखी और उससे मेरे को ना सुख होता है ना मेरे को दुख होता है, एक सम की भावना आ गई, सम मतलब इक्वल, इक्वल की भावना आ गई, कोई वेदना मेरे अंदर नहीं आ रही, या फिर इक्वल वेदना आ रही है, दुख भी मैं इक्वल की तरह देख रहा हूँ और सुख भी मैं इक्वल की तरह देख रहा हूँ, जिसको हम, एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है सर हिंदी के अंदर, इंग्लिश तो इतनी कैपेबल ही नहीं है उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए, संवेदना। सम मतलब इक्वल, वेदना मतलब जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, पेन, और आपके अंदर सुख और दुख जो उत्पन्न हो रहा है, उस सुख और दुख को एक रूप में देखना, संवेदना। ये वाह। बुद्ध हमें सिखाता है। अब आपने मध्यम मार्ग की बात करी सर, मध्यम मार्ग जो है अगर हम देखें, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम्स में हमको नहीं रहना है। जिसका एक एग्जांपल मैं देखूं, अगर अपन गिटार बजाते हैं तो गिटार के तार को पूरा टाइट कर दो आप, बजेगा क्या सर वो? नहीं बज पाएगा। और पूरा ढीला कर दो आप, पूरा ढीला हम्म। करेंगे तो भी नहीं बच पाएगा। उसको एक अपन को मध्यम मार्ग के ऊपर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसकी जो गिटार की वो है वायर को, तब जाकर वो अच्छा, वीणा के जो होता है वो अच्छा अपन को संगीत देगा। हमारी पीढ़ी जो है, जैसे हम भी उस पीढ़ी के जो है वो सदस्य हैं, राइट। तो तो हम हमारी आगे बढ़ जो चुके हैं, हमारी उम्र हो गई है अब। अब पर युवा है पीढ़ी आ रही एक्स एक्स है। सदस्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो जो है कि उसके अंदर हम एक्सट्रीम्स में रहे हैं सर। आप अपनी कॉलेज लाइफ को देखो तो आप एक्सट्रीम्स में रहो, है ना। कोई भी चीज करनी है एक्सट्रीम में करनी है ना। मेटेरियलिज्म भी करना है तो एक्सट्रीम में करना है यार। चार पांच गाड़ियां, जैसे आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो चार पांच गाड़ी खरीदी, एक्सट्रीम। महेंद्र सिंह धोनी है, वैसे तो हम कहते हैं कि वो बहुत ही कूल है और टेम्पर कूल है, पर ये मेरे को उस गाय उस महेंद्र सिंह धोनी की हर बात बहुत अच्छी लगती है। बस ये चीज कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं लस्ट है सर। कैसे? बाइक्स की लस्ट। 54 प्लस बाइक्स हैं सर उनके पास, बिल्कुल, तो वो भी एक लस्ट ही हुआ ना सर। बिल्कुल। हैविंग कूल टेम्पर इज ए गुड थिंग। तो वो उस लस्ट के बारे में बात कर रहे हैं बुद्धा, है ना। लोग सोचते हैं कि लस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर है। सेक्सुअल प्लेजर इज ऑल्सो ए लस्ट, हम्म। बट दैट इज ए वन टाइप ऑफ लस्ट। तो बुद्ध का थॉट तो ये है कि हर चीज को एक्सट्रीम में आप ना लेकर जाएं, हर चीज को मध्यम मार्ग। सेक्सुअल प्लेजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वो मध्यम मार्ग के अंदर ही रखो, ठीक है। और अगर हम देखें कि फिजिकल जो है, जो भी इस संसार के अंदर प्रैक्टिकल वे के अंदर हमको रहना है, क्योंकि, है ना, क्योंकि बुद्ध का जो थॉट है वो फिलोसफर वाला थॉट नहीं है। फिलोसफर नहीं है बुद्ध, बुद्ध एक एथिकल थिंकर है, एक प्रैक्टिकल थॉट दे रहे हैं वो समाज के अंदर। तो वो जो भी कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज करें आप अपनी एक सीमा के अंदर करें, एक मध्यम मार्ग के अंदर करें। सर, इस प्रैक्टिकलिटी से याद आया, जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है, जैसा आपने कहा कि उस टाइम के जो ट्रेडर्स वर्ग थे वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे नॉन वायलेंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं बुलॉक कार्ट के द्वारा, अगर बैलगाड़ी के द्वारा सामानों को ले जाना है तो बैल आवश्यक है, घोड़ा आवश्यक है, अलग अलग चीजें हैं जो आवश्यक हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाईज उन्हीं के द्वारा मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है। क्या अंतर है सर दोनों में? और क्या कारण बन पाया जो बुद्धिज्म स्प्रेड किया, जैनिज्म कंटेन्ड रहा रिलेटिवली? फिलॉसफी वो भी बहुत प्यारी है, लेकिन क्या रहा ऐसा नॉन वायलेंस में, ऐसा क्या था जो इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया? देखिए सर, जैनिज्म में बोलूंगा, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन आपने जो सीरीज में बताया ना, उससे मेरे को लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं कोई चीज को, और वैसे सीरीज वाइज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं इसमें आपको इस तरह से बताना चाहूंगा कि जो बुद्ध का जो मेन थॉट है वो मध्यम मार्ग है ना। तो नॉन वायलेंस जो है वो भी मध्यम मार्ग के अंदर अंदर ही करेंगे बुद्ध। जबकि जैनिज्म का थॉट एक एक्सट्रीम लेवल का नॉन वायलेंस, एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का, अगर मैं यहाँ पे दर्शकों को समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, कि ऐसा बोला जाता है कि जब महावीर जब सोते थे ना सर, तो एक ही करवट लेकर सोते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी करवट ले लेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए, हो सकता है वो दबकर मर जाए। मुख पट्टिका का सिद्धांत है, मुख पे पट्टी रखना, राइट। तो वो ये है कि भाई कहीं वायरस बैक्टीरिया मुंह में जाए और फिर उनका नाश हो जाए, ठीक है, जो अब अपन मास्क लगाकर घूमते हैं, राइट। तो ये जो नॉन वायलेंस की परिकाष्ठा है, ये जैनिज्म में आपको देखने को मिलेगी। जैनिज्म वाले अगर आप देखेंगे आज भी फॉलोअर्स, जो कि मैं आज भी फॉलोअर्स जो हैं जैनिज्म के, वो क्या है, वो नंगे पांव चलते हैं सर, है ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस का ही एक पार्ट है। कैसे पार्ट है मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो पादुकाएं बनती थी वो पेड़ से बनती थी,
और जैन फिलोसफी बड़ा ही साइंटिफिक थॉट है सर। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि वनस्पति के अंदर भी काय है, मतलब वनस्पति के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी जान है, जीवन है। तो इस जीवन को नष्ट क्यों करना, नाहक हम इस वनस्पति को काटकर अपने पैरों के लिए क्यों पादुकाएं बनाएं। और पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि सर इस तरह जैसा अभी कंक्रीट की रोड होती है वैसी रोड हुआ नहीं करती थी, पहले मिट्टी की रोड हुआ करती थी। तो मिट्टी से मिट्टी, शरीर, अपना शरीर भी मिट्टी से मिला बना हुआ है, तो मिट्टी से मिट्टी का मिलन हो रहा है, तो उसमें नाहक किसी का हत्या क्यों करें हम। सही हो। तो इस तरह से उनका एक एक्सट्रीम लेवल का नॉन वायलेंस है ना। और वो उसको बहुत ही ज्यादा, और अगर आप देखेंगे जैन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और जैन का अगर आप देखेंगे एक जो एक है वोज जो है, 5 वोज ऑफ जैनिज्म, है ना, पंच महाअनुव्रत, है ना, पंच महाअनुव्रत जिसमें ब्रह्मचर्य है, सत्य है, सत्या जो है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक्सट्रीम लेवल पर आपको फॉलो करने हैं। ब्रह्मचर्य करना है तो ऐसा नहीं है कि आप मध्यम मार्ग पे फॉलो कर रहे हैं, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पर आपको फॉलो करना है। असत्य है मतलब इस नॉन स्टीलिंग का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है, तो ये सब कुछ आपको एक्सट्रीम लेवल पे करना है। भाई एक्सट्रीम लेवल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर फॉलोवर्स भी कम ही होंगे ना सर, इतना डेडिकेशन दिखाते हुए। इसलिए ये एक रीजन था कि जैनिज्म का जो थॉट था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे, जो भी चीज करना है एक्सट्रीम पे, नॉन वायलेंस करना है तो बहुत एक्सट्रीम पे करना है, बहुत ही डेडिकेटली करना है। जो वोज हैं जो उनकी ये है कि भाई हमको ये फॉलो करना है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर उनको करना है। इसलिए उसका फ्लरिशमेंट भी नहीं हुआ, जैसे आप भी ये बता रहे हैं कि उसका फ्लरिश इतना नहीं हुआ जितना बुद्ध का हुआ। दोनों थॉट एक साथ ही आए, दोनों थॉट कंटेम्प्रेरी हैं। हालांकि एक और मैं आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ, कभी भी बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध और महावीर जैन कभी आपस में मिले नहीं। ऐसा कहीं पे भी इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं है हिस्ट्री के अंदर कि वो आपस के अंदर कहीं मिले हैं। इनका थॉट भी चल रहा है, उनका थॉट भी चल रहा है। और वाह। यही सर हमारे भारत का बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि एक साथ बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक साथ बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके। बिल्कुल सर। भारत की बात आपने की, तो कहीं ना कहीं अगर आप जैनिज्म की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार की फिलॉसफी है जिसमें एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है, तो ये स्कूल ऑफ थॉट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है। क्योंकि आज के युग में अगर आप देखें तो आप, जब तक आपको अपने लिए कहीं ना कहीं एक लेवल पे वायलेंस, नॉन वायलेंस को शन करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटेक्शन आवश्यक है, कोई और आके आपको दबा देगा। लेकिन जैनिज्म अगर इस प्रकार से एक्सट्रीम नॉन वायलेंस फॉलो कर रहा है, फिर भी अगर फ्लरिश कर रहा है, तो ये बताता है कि उस प्रकार का समाज ऐसा है जो उसको फ्लरिश करने दे रहा है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उसको प्रमोट कर रहा है। तो जी ये बड़ी ही खूबसूरती है भारत की, जिसमें आप अगर देखें तो ये सब अलग अलग पंथ रहे हैं जिनमें कहीं भी आप देखें तो आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। आज के टाइम में जिस प्रकार से एक फीलिंग आ गई कि मैं महान हूं बाकी नहीं, मैं ही सिर्फ मैं हूं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सिंक्रेटिज्म है, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस है, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं, मेरे लिए तुम खड़े हो, ये सिर्फ भारत में देखने में मिलता है सर। क्या कहेंगे सर इस पे आप? सर, विवाद नहीं है, संवाद है भारत के अंदर। क्या बिल्कुल सर, कहना ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, देखिए हर थॉट को बहुत अच्छा प्लेस दिया है भारत के दर्शन के अंदर। हम देखेंगे चारवाक का थॉट सर, घोर मटेरियलिज्म का थॉट, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, जब तक जो सुख से जियो, और अगर पैसे नहीं है तो ऋण ले लो, लोन ले लो और घी पियो, लग्जरियस लाइफ जियो। जैसे कि विजय माल्या, हमारे मॉडर्न विजय माल्या, राइट। बिल्कुल तो वैसा थॉट को भी हम, चारवाक को भी हम मुनि कह रहे हैं। चारवाक भी हमारे दर्शन है, एक भारतीय दर्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। और एक फिलोसफी है सांख्य फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी के अंदर ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट। तो वहीं हमारे पास अद्वैत वेदांता है, किसका, आचार्य शंकर का। आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत मतलब मोनिज्म, कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, देयर इज टू रियलिटी बोल रहा है। कौन सा थॉट, सांख्य वाला थॉट। तो हम देखेंगे, ऐसा लगता है कि सर जैसे हम इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर बैकग्राउंड के कि मुझे पता नहीं, पर आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैं भी अच्छा, आप भी है। जैसे हमारे यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे सर, बिल्कुल कि भाई मेटलर्जी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये है, मैकेनिकल इंजीनियर का। इसी तरह से हमारे जो भी थॉट है संसार के अंदर, जो भी थॉट है, ड्यूलिज्म का थॉट, सांख्य फिलोसफी इज द हेड ऑफ दैट थॉट। मोनिज्म का थॉट, आचार्य शंकर इज देयर। लॉजिक का थॉट, न्याय फिलोसफी इज देयर। मेटेरियलिज्म का थॉट, चारवाक साहब संभाल रहे हैं। तो ऐसा हम देखेंगे कि हमारी इतनी विविधता है थॉट्स की, और सबको बहुत अच्छा
हम ऐसे नहीं कि चारवाक का जो थॉट है बड़ा मेटेरियलिस्टिक है, हटाओ यार इसको, ये कोई फिलोसफर थोड़ना, नहीं, उनका भी स्वागत है हमारे दर्शन के। सर यही हमारे। चारवाक फिलॉसफी की बात करें तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया तो उसी पे चल रही है। चारवाक फिलॉसफी इज एट द कोर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि करेक्ट। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक यही है। आप अगर देखिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं ऋण लेके घी पियो, ऋण लेके शराब पीने नहीं कह रहे हो, वो कह रहे हैं अच्छी चीज करेक्ट। पियो, अच्छा चीज है, बढ़िया चीज है। इकोनॉमी की बात करें सर तो ग्लोबल इकोनॉमी देख लीजिए क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, पैसा छापो और इससे कमोडिटी प्रोड्यूस करवाओ। तो ये क्या है, यही तो है चारवाक फिलोसफी कि भाई यूएस क्या करता है, पैसा छापता है और इससे अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करवाता है, सर्विसेज को ग्रोथ कराता है, और हर दुनिया हर देश डेफिसिट फाइनेंसिंग में जीता है। कारण यही है चारवाक फिलोसफी। तो आई गेस चारवाक फिलोसफी, ये बात जो इसको हम सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे भारत में कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस था कि भैया दुनिया तो इसी से चलती है, इसको भी जगह मिलनी चाहिए जो जगह ये डिजर्व करता है। हम्म। तो सर भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें चारों चीजें हैं, अर्थ भी है तो धर्म भी है, धर्म भी है तो काम भी है, काम भी है तो मोक्ष भी है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों बिल्कुल पुरुषार्थ है। मतलब पुरुषार्थ मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म बहुत ज्यादा हो गया, काम आपका बहुत कम हो गया, ये बैलेंस में रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज ज्यादा या कम हो रही है तब दिक्कत आती है। तो हमारे भारतीय दर्शन में सब कुछ दे रखा है कि आप सब कुछ करें, आप लाइफ के अंदर जीते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आप पैसा कमाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पर अपना धर्म ना छोड़े, धर्म मतलब अपना एथिक्स ना छोड़े। ये बिल्कुल है। सर, ये तो है सर। जो सर विद्यार्थी हैं हमारे, जो देख रहे हैं, उनके लिए सर बुद्धिज्म की जो टेक अवे फिलॉसफी होगी जो उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे, और हमारी युवा पीढ़ी जो देख रही है उनके लिए भी क्या होगा सर वो आपके हिसाब से? सर अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि अगर हम अपने अंदर ये कॉन्सेप्ट को डाल ले अच्छे से, इस चीज को हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान ले कि इस संसार के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते सर। जब कोई चीज परमानेंट ही नहीं है तो हम उससे अटैचमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और जब अगर वो उससे डिटैचमेंट करने का टाइम आएगा, अगर वो वस्तु नहीं रहेगी, तो हमें पता है, हमें ये ट्रुथ पता है कि हाँ भाई ये तो जाना ही था, जो आया है संसार के अंदर वो जाएगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो हमको अपने पर भी अभिमान नहीं होगा कि हम तो आज बहुत बड़े आदमी बन गए भाई, नहीं, हमारी जगह कल दूसरा आएगा। हमें कोई दूसरा हमको छोड़ के चल जाएगा तो भी हमें कुछ फर्क उससे पड़ेगा नहीं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन भी होता है सर, इसी चीज को, लॉ ऑफ इम्परमानेंस को समझाने के लिए। विपस्सना अगर आपने सुना हो तो विपस्सना जो मेडिटेशन है उसके अंदर यही दिखाते हैं आपको कि लॉ ऑफ इम्परमानेंस जो है उसके बारे में ही बात करते हैं। बात करते करते मेडिटेट भी करवा रहे हैं आपको। जैसे कि मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं उसके शिविर में गया था एक बार, विपस्सना के शिविर में, और रेगुलरली जाता भी हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, जो शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, ठीक है, तो उसके अंदर, शरीर के अंदर अगर आप बिल्कुल एक ऑब्जर्व करने की, मेडिटेशन की फॉर्म के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो उस शरीर के अंदर कहीं ना कुछ आप देखेंगे तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देखो, आपके अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट कर लो इस जगह पर, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, थोड़ी देर कंसंट्रेट करना पड़ेगा पर उसके लिए, तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा यार बहुत सारी ऐसे 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 खुजली मचाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, ईचिंग टाइप का कुछ हो रहा है। उसको खुजालो मत, उसको ईच मत करो, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो, वो थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगी। अब वो शांत हो गई तो इस संसार के अंदर, मतलब वो चीज परमानेंट नहीं है ना। वो आपको लग रहा है परमानेंट है यार, इसको हटाओ किसी तरह, नहीं, वो परमानेंट नहीं है, उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो चली गई है, और ऐसे मेडिटेशन की फॉर्म में आप जाते रहेंगे। वो सब चीजें पूरे शरीर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर वो लोग, है ना, मतलब मेडिटेशन जब हम करते हैं तो शिविर के अंदर, तो पूरा का पूरा पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ वाइब्रेशन हो रही है क्या, उनको ऑब्जर्व करो वाइब्रेशंस को। वो धीरे धीरे हमको, अपन को बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी नहीं जाएगा, फिर वो चला जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, लॉ ऑफ इम्परमानेंस वाह सर। और सर। यही चीज अगर आत्मसात कर लें मेडिटेशन की फॉर्म के अंदर, ये चीज आत्मसात हो जाती है। तो आत्मसात जब ये चीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी दुखी। एक दुखी पर्सन आपके पास नहीं होता, यू कैन नॉट बी अनहैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आ रहा है, कोई भी छोड़कर जा रहा है, आप एक तरह से डिटैच्ड सोल की तरह आप चल रहे हैं इस संसार के अंदर। सर तो जो मैं तो ये विद्यार्थी, कहूंगा कि ना केवल हमारे यूथ लोगों के लिए, ठीक है, ना केवल हमारे दर्शकों के लिए, संसार के अंदर जो भी संसार के अंदर जीवित प्राणी है,
उसके लिए बुद्ध का ये फिलॉसफी, क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है सर। बहुत बढ़िया। सर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मेडिटेशन कैसे शुरू करें? हमारे बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं करना। मैं खुद एज अ स्टूडेंट लाइफ मैंने भी प्रयास बहुत किया, लेकिन सक्सेसफुली हो नहीं पाता है। मैं अक्सर सो जाता था। शुरू तो करता था, लेकिन फिर मैं 10-15 मिनट बाद मुझे नींद आ जाती थी। तो वो ना हो, जो प्रॉपर मेडिटेशन करना है उनके लिए अगर शुरुआत करनी हो कि वो डेली मेडिटेशन को अपने हैबिट में डालें, जो मैंने बाद में किया, तो वो सर कैसे किया जाए? सर देखिए, शुरुआत बड़ा मेडिटेशन, कठिन होता है क्योंकि ये प्रयास करना। मेडिटेशन के बारे में मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने एक लेवल तक जा चुका हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब मैं पूरा चीजें तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे सर मजाक कर रहे हैं या सर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे बट नहीं नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, ये सारी बातें नहीं सर, थोड़ा सा वो आप। पर्सनल भी रहता है, और ठीक जिन्होंने है, ठीक। मेडिटेशन हमको सिखाया था, हमारे जो गुरु थे, उन्होंने ये मना भी करा था कि ऐसी बातें पब्लिक के अंदर आप डिस्कस नहीं करिएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब तक पात्र के अंदर वो सक्षम नहीं है उस चीज को ग्रहण करने के लिए, अगर आपने उसको वो चीज दे दी तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक पूरा प्रोसेस है, उस बात को भी पता करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। उस अगर आप देखेंगे यूनिवर्सल जो है उससे इंडिविजुअल का कनेक्शन करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर जो होता है दैट इज वेरी वेरी साइंटिफिक। अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत साइंटिफिक है। हम ऐसे कि भाई अपने पांव फोल्ड करके बैठ गए सीधे करके कमर करके, दिस इज नॉट द मेडिटेशन। मेडिटेशन का स्टार्ट जो होता है, ठीक है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टिल एंड, ठीक है, टिल एंड जो हम कहते हैं समाधि जिसको बोलते हैं, लास्ट फॉर्म जो होता है, उसके लिए आपको इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा लाइफ को। सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करेंगे तो सिर्फ नींद ही आएगी, सॉरी टू से। सर वैसा। फिर भी मतलब एक मेडिटेशन इज समथिंग जो कि आप अगर अपने अंदर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर जीवन में मतलब थोड़ा बैलेंस आता है। जो अक्सर तीव्रता रहती है, एग्रेशन रहता है, सब टोन डाउन करता है। एक स्टेबिलिटी, काम, पीस आता है। आप सर थोड़ा एकदम मतलब प्रॉपर मेडिटेशन के अलग लेवल पे चले गए। मैं कह रहा एक प्रैक्टिकल वाला जो वर्जन है, प्रैक्टिकल जो वाला कि वर्जन सर वो जो विद्यार्थी होगा। कर सके, सो दैट वो एक बेसिक जो डिप्रेशन और ये सारी जो विकार मन में उत्पन्न होते हैं उनसे मुक्ति मिले, उनसे वो मतलब स्टेबल रहे। क्योंकि जो ये क्षणिकवाद में भी अगर यकीन करना है तो मानसिक रूप से खुद को स्टेबल करना बड़ा आवश्यक है। तो वो कैसे? बस एक बेसिक हो, 10-15 बेसिक मिनट अगर मैं कैसे? आपको बोलूं कि आपको बिना मेडिटेशन करें अगर मेडिटेशन करना है, इतना इजी वे के अंदर हम अगर मेडिटेशन को समझें, तो जैसे मान लीजिए आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर गुस्सा आता है, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो आप उस गुस्से को एक्सप्रेस करने की जगह उस गुस्से को अगर आप महसूस करने लग जाए, ऑब्जर्व करने लग जाए, यार गुस्सा आ रहा है तो मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, ये देखो रक्त कैसे बह रहा है मेरा, कैसा सब कुछ तोड़ने का मन कर रहा है, मेरा मन कितना विचलित हो रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करने लग जाए, तो आप देखेंगे अगर ये प्रैक्टिस के अंदर आ जाए हमारा, राइट, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के पास ना इतना समय होता है कि मेडिटेशन करें, ना उनको इतना इंटरेस्ट रहता है। सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं सिर्फ मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन का भी आपको एक अंश भी नहीं बता रहा हूँ, बस ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमको सुख हो रहा है, बहुत सारा सुख हो रहा है, गुस्सा ही जरूरी नहीं, कोई भी फीलिंग, बहुत खुश हो रहे हैं हम, तो हम देखें यार हमारे अंदर कैसा हो रहा है। हम एक तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो खून है वो एक तरह से उबाल मार रहा है, सुख में भी और गुस्से में भी उबाल मार रहा है, पर उन दोनों उबाल के बीच में भी अंतर है। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमको पता लगेगा, इतनी गहराई में अगर अपन ऑब्जर्व करें तो हम बैठे बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हैं सर। कि हमारे जो मेडिटेशन के लिए अगर हम बोलें तो हमारी शरीर की प्रकृति जो बनी हुई है वो 3 गुणों से बनी हुई है, ऐसा बोला जाता है, सांख्य फिलॉसफी ऐसे बताती है हमें, सत्व रजस और तमस। सत्व मतलब आपने भी सुना होगा, नॉलेज। रजस मतलब जो कर्म करता है ना, जो एक्शन मोड में रहता है। और तमस मतलब जो सो गया, मतलब जिसके अंदर क्या है, आलस्य है, ठीक है, वो तमस होगा। मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो इनका बहुत बड़ा है, त्रिगुण जो है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इनका। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि सर आप है ना ये वाला मेडिटेशन कर लो, नहीं, वो आपके लिए हो सकता है सही नहीं हो। आप रजस वाले हैं, आप कर्म करते करते मेडिटेशन करना चाह रहे हैं,
आप कार्मिक बंदे हैं, तो मतलब आपके अंदर रजस गुण बहुत ज्यादा डोमिनेट है, और आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, आपसे नहीं करा जाएगा। तो आप कर्म करते करते मेडिटेशन करें। जिसके अंदर नॉलेज वाला गुण है तो उसको पढ़कर भी मेडिटेशन वो कर सकता है। जिसके अंदर तमस वाला गुण है, वो जो होगा, वो वो बैठा बैठा भी मेडिटेशन कर सकता है। मतलब हर एक का, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक के गुण अलग होते हैं, हर एक का बेसिक नेचर अलग होता है, तो उसके बेसिस पे मेडिटेशन भी अलग होता है। उसके बेसिस पे मेडिटेशन भी आपको अलग तरह का मेडिटेशन करना होगा। कि जैसे कर्म योग है, कर्म योग क्या है सर? कर्म योग मतलब कर्म करते करते आप योग कर रहे हैं। हठ योग होता है, हठ योग मतलब आप बस किसी चीज को देख के ही, देखते देखते, एक जैसे हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि एक आदमी को दीवार देखता देखता मोक्ष को प्राप्त हो गया। उसको ये काम था कि उस दीवार देखता रहे, दीवार देखता 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 देखता, उसका यही था। उसको गुरुजी ने बोला था कि आपका जो है वो यही है कि आप दीवार देखते रहे बस। वो भी सोचा स्टार्टिंग में, पर वो देखते देखते ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसा भी होता है। तो सर सबका एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म के अंदर मेडिटेशन होता बढ़िया। है। जी सर, इसके ऊपर मैं तो कुछ तो बात कर सकता हूँ मेडिटेशन इसके के बारे ऊपर। में डिटेल में करेंगे फिर हम चर्चा कभी। जी सर। एंड आज यहीं पर इसको रोकते हैं। आई गेस काफी ज्ञानवर्धक सेशन रहा है ये, काफी सर कुछ ऐसा हमें लग रहा है अभी स्टार्ट ही हुआ है। जानने मिला। हाँ, काफी टाइम हमने ऐसे पता ही नहीं चला कब समय बीत गया बात करते हुए। बड़ा अच्छा लगा सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों के साथ इतना कुछ नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे थैंक विद्यार्थी यू सर फॉर गिविंग मी दिस कैसे अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी जुड़ वेरी सकते ग्रेटफुल। हैं, सर का चैनल भी है। तो सर प्लीज एक बार हमारे विद्यार्थियों को बता दें आपके चैनल के बारे में, और आपके जो जो फिलोसफी के कोर्स भी आ रहे हैं उसके बारे में भी। सर ये थोड़ा कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ भारत संवाद जो है अपना एक ऐसा चैनल रहे जो सिर्फ नॉलेज बांट रहा है, बिना किसी उसके परोपकार के फॉर्म के अंदर अपन कर रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं। जैसे आपके वीडियोस जो होते हैं वो मैं खुद भी देखता हूँ, उसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ये इस चैनल को, हमारा जो चैनल है, ये सब पूरे भारत का जो चैनल है, ये एक तरह से परोपकार करे, बिना किसी जी। एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कमर्शियलाइजेशन के। ये जो आप काम कर रहे हैं वो आगे चलता रहे। तो मैं यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा किसी भी कोर्स का, किसी भी प्रोडक्ट का। मैं बस ये कहूंगा कि जो भी बातें हैं उनको एक बार सोचें। जो भी हमने आज डिस्कस करा है, ये कोर नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा सोचें आप, थोड़ा सा अपने, बहुत मतलब बहुत बहुत ही कम फॉर्म में बोला है। अगर बुद्धिज्म पे भी बात करें तो सर हम आगे भी करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज बात कर जो एक नॉलेज होती है उसको जब तक शेयर नहीं करो ना, तब तक बहुत ज्यादा अंदर ऐसे भरा रहता है वो चीज, तो वो भी बहुत परेशान करता है। तो मैं काफी हल्का फील कर रहा हूँ अभी। जैसे मैं फिलोसफी के कोर्स लेता हूँ तभी भी काफी हल्का फील करता हूँ, बहुत मजा आता है पढ़ाने के अंदर, बच्चों को बहुत मजा आता है पढ़ने के अंदर। तो उसी तरह से हम आगे भी इसके अंदर करेंगे। बस बहुत थोड़ी ही नॉलेज दी है, पर जो भी नॉलेज है कोर नॉलेज है। जो आप देखेंगे आज का जो यूट्यूब है, जब से सोशल मीडिया है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आप देखेंगे चीजों को इंटरप्रिटेशन कर रखा है। और इतना ज्यादा, मैं सॉरी सर लैंग्वेज थोड़ी खराब हो रही है, इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है उसके अंदर कि उसको देख के थोड़ा सा मन के अंदर ऐसा लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि जो समाज है उसको एक तरह से पॉजिटिव नॉलेज मिले और कोर नॉलेज मिले। तो इसी कड़ी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे सर, अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे हमें तो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड इस प्रकार से आप आए और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें अपना समय दिया, और इस प्रकार से इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जानकारी, इतने मतलब ऑन द गो सर इस प्रकार से जनरेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी थैंक यू सर। हमारे जो दर्शक हैं, आपके मन में जो भी सवाल हैं कमेंट में प्लीज़ हाँ, बताएं। ये जरूर करें आप बाकी लोग सभी कि कमेंट सेक्शन के अंदर कृपया इसको पार्टिसिपेटिव बनाएं। हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं, तो आप कम कम से कम पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। आप बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा, और किसी थॉट पे आपको सेशन चाहिए तो ये भी सो बताएं। दैट अगली बार हम लाइव करें, अगला सेशन जो हमारा देवराज सर के साथ हो वो लाइव हो, सो दैट आपके मन में भी जो सवाल हैं वो सब यहाँ पर, उसको हम इस प्रकार से, जो भी मन में दुविधाएं हैं उनका सलूशन निकले। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ, इस वीडियो को भी शेयर करें, और जो भी सवाल हैं वो जरूर कमेंट करें। तो यहीं पर सर इसको रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी दर्शक भी हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, बाय, थैंक डू टेक केयर। यू। थैंक यू।